अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्तज़ा। आज का हमारा टॉपिक वफादारी है। किसी की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वफादारी के उन्वान से। जोसेफ राफेल के साथ मेरी मुलाकात एक लाइफ टाइम तजुर्बा था। जोसेफ राफेल एम्स्टर्डम में फास्ट फूड की बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर था। उसके एम्स्टर्डम में कोई कम से कम 50 रेस्टोरेंट थे। वो हर शाम किसी न किसी रेस्टोरेंट पे जाता, अपने कारकुनान से बातचीत करता, गपशप लगाता, उनके हाल अहवाल पूछता और उसी तरह अगले रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता। ये उसका डेली का मामूल था। और हर शाम ज़्यादातर वो डैम स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता, वहाँ पे कॉफ़ी पीता, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाता, उनके हाल अहवाल पूछता और उसके बाद अपने घर चला जाता। डैम स्क्वायर में मेरा एक दोस्त रहता था। मेरा दोस्त 1990 में हॉलैंड गया था। उसने जाते ही जोसे के पास नौकरी शुरू कर दी और उसके पास 16 साल गुजार दिए। मैं इसकी मुश्किल मिजाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं उसकी मुश्किल मिजाजी के ऊपर इसलिए हैरान था कि यूरोप में कहा जाता है कि एक ही अदारे के साथ, एक ही नौकरी के साथ चिपके रहना एक तरह से नफसियाती मर्ज को गिना जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है यूरोप में कि लड़की, नौकरी और मौसम का कोई एतबार नहीं। लेकिन मेरे दोस्त ने यूरोप के इस फलसफे को बदल के रख दिया। मैंने उससे इसकी वजह पूछी कि इसके पीछे आखिर क्या राज है, तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, क्या? जोसेफ राफेल। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि जोसेफ राफेल मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। उसने बात को कंटिन्यू करते हुए रखा, बोला कि मैं ही नहीं, जोसेफ राफेल के साथ जिसने भी ज्वाइन किया है, जिसने भी इसके हम मुलाजमत स्टार्ट किया, वो इसी का ही होके रह गया। उसने कभी भी छोड़ के नहीं गया। अगर वो छोड़ के गया है तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में किया। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक अचंभे की बात थी। तो मेरे अंदर एक तरह से तजस्सुस पैदा हो गया। मैंने उसको थोड़ा सा फोर्स किया कि काइंडली मुझे बताओ आखिर क्या वजह है। उसने बोला कि तुम जोसेफ राफेल से खुद ही पूछ लेना। मैंने बोला ओके। उसने बोला कि वो हर शाम हमारे रेस्टोरेंट के सामने, रेस्टोरेंट है जो भी उसका है, उसमें आता है और उसमें बैठता है। उसके बाद मैं उसके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ, तो अब उससे इसके बारे में पूछ लेना। मैंने फौरन हामी भर ली। तो फाइनली वो मेरी मुलाकात का दिन भी आ गया। शाम 6 बजे जोसेफ ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो सामने जोसेफ, उससे जाओ, मैंने उसके साथ तुम्हारे बारे में बात कर ली। मैंने उसको दूर से ऑब्जर्व किया कि वो एक कट्टर यहूदी है। उसकी एक नाक तक लंबी दाढ़ी थी। उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था ऑलमोस्ट घुटनों तक, और सर पे एक ब्लैक हैट थी। और उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थरों वाली तस्बीह थी, जिसको वो इब्रानी ज़ुबान में कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही मैं उसके साथ मिला, उसके साथ टेबल पे बैठा, तो मेरी उसके साथ मुलाकात शुरू हो गई। मुझे उसकी शख्सियत में एक अनदेखी सी कशिश महसूस हुई और उसकी बातों से और उसकी गुफ्तगू से लग रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा नरम मिजाज आदमी है, बहुत ही ज़्यादा सादा लोग। लेकिन जैसे हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हुई तो मेरी बातों में से कुछ सवाल वो उठाता और उनका जवाब मुझसे तलब करने की कोशिश करता। फिर ऐसे करके हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हो गई। गुफ्तगू के दौरान मैंने बड़ी एहतियात के साथ उनसे उनके स्टाफ का हवाला दिया कि सर, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई भी जॉब स्टार्ट करता है, कोई भी मुलाजमत स्टार्ट करता है, तो वो आपका ही होकर रह जाता है। और मेरा दोस्त भी आपके यहाँ जॉब कर रहा है। लेकिन मैंने उससे पूछा है कि उसको छोड़ने की वजह क्या है। वो मेरा सवाल सुनकर मुस्कुराया। उसने बोला, मुलाजमीन का इंतखाब बड़ी ही एहतियात से करता हूँ। मेरा एक अपना क्राइटेरिया है और जो आदमी उस क्राइटेरिया के ऊपर फिट इन बैठता है, मैं उसको मुलाजमत के लिए रख लेता हूँ, अदरवाइज मैं उससे मादरत कर लेता हूँ। उसने अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए बोला कि सबसे पहले जब मेरे पास मुलाजमत के लिए कोई आदमी आता है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या तुम इबादत करते हो, क्या तुम इबादत करते हो। तो मैंने उसको बड़ी एहतियात से रोका कि सर सॉरी, इबादत से आपका क्या मुराद है। उसने बोला कि अगर वो मुसलमान है तो क्या तुम मस्जिद में नमाज के लिए जाते हो, अगर वो क्रिश्चियन है क्या तुम चर्च में जाते हो, अगर हिंदू है तो क्या वो टेम्पल या मंदिर में जाता है, अगर वो यहूदी है क्या सिनागोगा करता है। मीन्स अगर वो हाँ में जवाब देता है तो वो पहले टेस्ट में पास हो जाता है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके मजहब के साथ उसका ताल्लुक कायम है कि नहीं। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि क्या वो अपने
बीवी बच्चों को, अपने खानदान को टाइम देता है? अगर मेरे कैंडिडेट का जवाब डेली के 4 घंटे और वीकली 2 दिन हो तो वो मेरे अगले टेस्ट में भी पास हो जाता है। अगर वो इसके बरक्स जवाब देता है तो मैं उससे फ़ौरन मादरत कर लेता हूँ। मेरे अदारे में कोई भी तलाक याफ्ता या मुतल्लका लोगों को जॉब नहीं दी जाती है। अगर कोई कवारा शख्स हायर हो जाए तो वो 1 साल के अंदर अंदर पाबंद होता है अपनी शादी के लिए कि वो शादी लाजिम कर ले। उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, मेरे लिए ये शर्तें बड़ी अजीब सी थी लेकिन मैं खामोशी से सुनता रहा और रोज़ सुनाते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं देखता हूँ क्या वो हफ्ते और इतवार को, जो कि एक वीकेंड्स होते हैं छुट्टियों के, उसके दिन भी वो काम करता है, ओवर टाइम लगाता है और उसके बावजूद भी वो अपने घर वालों को टाइम नहीं देता है, जस्ट काम ही काम में लगा रहता है। तो इस तरह का आदमी मुझे अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। मुझे ऐसा वाला आदमी चाहिए जो अपने बीवी बच्चों को टाइम दे, अपना टाइम उनके लिए सर्व करे। मैं ये देखता हूँ कि वो साल में 1 महीना की छुट्टियाँ लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ किसी अच्छे मुकाम पर गुजारता है और उनको अच्छे से टाइम देता है। अगर तो उसका जवाब हाँ में होता तो वेल एंड गुड, तो वो फिर इसी टेस्ट में भी पास हो जाता है। अगर उसका जवाब इसके बरक्स हुआ, इसके उलट हुआ, तो मैं फिर उसे मादरत कर लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक और सवाल डाला। वो बोले कि मैं उससे पूछता हूँ क्या वो 1 हफ्ते में कम अज़ कम 5 दिन क्या वो एक्सरसाइज करता है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग, जिम, इसके बाद स्विमिंग। अगर उसका जवाब हाँ में हो तो वो मेरे इस टेस्ट में भी पास हो जाता है। अगर उसका जवाब ना हो तो मैं उसे फिर मादरत कर लेता हूँ। मैं उसके सारे सवाल खामोशी से सुनता रहा। आखिर में उसने एक और सवाल डाल दिया। उसने बोला कि मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि क्या तुम बाकायदगी से कोई मुताला करते हो, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी किताब, कोई भी रसायल। इसके अलावा अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, अगर तो उसका जवाब हाँ में होता तो वो मेरे फाइनल टेस्ट में भी पास हो जाता, अगर ना होता तो मैं उससे मादरत कर लेता। मैं उसकी सारी बातें सुनता रहा और जैसे मैंने सारी बातें सुनी उसके बाद वो खामोश हो गया। उसके बाद मेरी बारी थी बोलने की। मैंने जोसेफ से कहा, ये सारी चीज़ें तो उसकी ज़ाती हैं, इसका काम के साथ क्या ताल्लुक? और देखा जाए तो ये मुलाजमत के मरवजा असूलों के भी खिलाफ है। उसने कहका लगाया और मेरा हाथ दबा कर बोला कि मुझे पता था कि तुम मुझसे यही सवाल करोगे। उसने अपना हैट उतारा और सर पे हाथ मारकर बोला कि ये सारी चीज़ें उसकी ज़ात के साथ नहीं, उसके वफादारी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उसकी वफा के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। जो शख्स अपने आराम का ख्याल नहीं रख सकता वो दुनिया में किसी भी शख्स को आराम नहीं पहुंचा सकता। जो शख्स अपने ख़ानदान को टाइम नहीं दे सकता वो दुनिया में किसी भी शख्स को टाइम नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि जो शख्स अपनी ज़ात के साथ वफादार नहीं है वो दुनिया में किसी भी शख्स के साथ वफादार नहीं हो सकता। जो शख्स अपने रब की, अपने अल्लाह की इताअत का वफादार नहीं है तो वो दुनिया में किसी भी शख्स की इताअत का वफादार नहीं हो सकता। जो शख्स अपनी सेहत और सलामती का ख्याल नहीं रखता वो दुनिया में किसी भी शख्स की सेहत और सलामती का ख्याल नहीं रख सकता। जो शख्स पढ़ता नहीं है और ज़िंदगी में कुछ भी नया सीखता नहीं है तो वो किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे, किसी भी इंसान को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। मेरा बस ये फ़लसफ़ा है कि जो शख्स अपनी ज़ात के साथ वफादार नहीं, वो किसी भी शख्स, किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी के साथ वफादार नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपने लिए, अपनी मुलाजमत के लिए वफादार लोगों का इंतखाब करता हूँ। मेरे लिए ये एक बिल्कुल न्यू बात थी, बिल्कुल एक नई बात थी कि वाकई इंसान की वफादारी हमेशा उसकी अपनी ज़ात से शुरू होती है। कि जो अपनी ज़ात से वफादार नहीं तो वो कैसे दूसरों की ज़ात से वफादार होगा, कैसे दूसरों के साथ वफा करेगा? जो शख्स अपने अल्लाह के साथ धोखा कर रहा हो और अपनी ज़ात के साथ दगा कर रहा हो और अपने ख़ानदान, अपने वजूद और अपने ज़हन को एक तरह से बिल्कुल हर एक चीज़ से अलग रखा हो, महरूम कर दिया हो, तो वो कैसे दूसरों को नवाज सकता है? मैंने यहूदी का हाथ थामा, उसको सैल्यूट किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और फुटपाथ पे खड़ा मैं सोच रहा था कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हूँ जो अपने साथ, अपने ज़ात के साथ बेवफाई करते हैं और इस अपने आप को धोखा देते हैं और इस धोखे को उन्होंने प्रोफेशन, जॉब और मसरूफियत का नाम दे रखा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसी वक्त अपना बैग उठाया और फुटपाथ के ऊपर जॉगिंग स्टार्ट कर दी और मैंने वफादारी के मैदान में पहला कदम रख दिया। इसके साथ मैं एक सवाल छोड़ते हुए ये वीडियो क्लोज करता हूँ कि आप कब वफादारी के मैदान में पहला कदम रखेंगे? काइंडली हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन के ज़रिए जुड़े रहिए और हमारी ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए और हमारी रहनुमाई फरमाते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी कीजिए। काइंडली अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए।
اب تک کے لیے اللہ حافظ.